नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बायोलॉजी से सभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जनन एवं विकास के बारे में, उसके बाद अनुवांशिकी से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट को आज हम लोग पूरे डिटेल से करेंगे, ठीक है। और ये आपका बुक है सामान्य विज्ञान यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, ठीक है। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला हार्मोन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके बाद जनन एवं भ्रूणीय विकास, उसके बाद अनुवांशिकी से रिलेटेड सारा पॉइंट को जितना भी वन लाइनर है आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का जलवा। किस्मत उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, और मेहनत एकदम सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। और सही वक्त पर मेहनत करना है, तभी जाके कुछ होने वाला है। तो किस्मत उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। बीता कल नहीं, लेकिन आने वाला कल जरूर बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है कि नहीं। बीता हुआ कल के बारे में छोड़ दीजिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, आने वाला समय के बारे में सोचिए कि इस आने वाला 2-3 महीना में, ठीक है ना, जब 4.0 का आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है ना, उससे पहले तक जितना भी आपका सिलेबस है A to Z सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। एकदम जी जान झोंक देना है, ताकि बीता हुआ कल का कोई परवाह न रहे कि अच्छा गया या बुरा गया। आने वाला समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम अभी मेहनत करेंगे बहुत तरीके से, है कि नहीं। अगर अभी मेहनत बढ़िया से नहीं होगा तो आने वाला समय भी वैसे नहीं रह जाएगा जो पहले बीता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है, ठीक है। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हार्मोन का शाब्दिक अर्थ उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है। हार्मोन से संबंधित सही तथ्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो हार्मोन आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है, स्रावित होता है। ये उपापचयी क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होती है। ये उपापचयी क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि ये सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन व नियंत्रण करती है। ये क्या करती है? ये करती है आपको सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन व नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। हार्मोन का स्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, ठीक है। इसे हार्मोन का स्राव होता है। नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। कशेरुकी जंतुओं में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? कशेरुकी बोले तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी जंतुओं में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहला ग्रंथि है आपका वाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना। वही स्रावी ग्रंथि या वाह्यस्रावी ग्रंथि बोल सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये नली युक्त ग्रंथियां होती है। इसके स्राव को एंजाइम कहा जाता है। जो आपका वाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम जो स्रावित होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एंजाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि इत्यादि, ये आपका वाह्यस्रावी ग्रंथि है। इससे आपका एंजाइम स्रावित होता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में चलिए देखते हैं। पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब आपका कौन सा ग्रंथि है? ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। इससे किसका स्राव होता है? इससे हार्मोन का स्राव होता है। अगला देखते हैं मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स ग्लैंड, ये वही एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार का होता है। यानी इससे आपका हार्मोन भी स्राव होगा और हार्मोन के साथ साथ एंजाइम दोनों स्रावित होता है। यानी वही स्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। तो इसका उदाहरण आपका कौन सा हो गया? अग्नाशय। अग्नाशय आपका वही स्रावी ग्रंथि और
अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का होता है, ठीक है ना। अग्नाशय से एंजाइम भी रिलीज होता है और हार्मोन भी रिलीज होता है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी अथवा गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि आपका कपाल की एस्फेनॉइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। अगला पॉइंट पर बढ़िए, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। तो आपका पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है। तो मेलेनिन के कारण। देखिए कोई गोरा व्यक्ति है, अगर धूप में बहुत ज्यादा देता रहेगा ना तो करिया थोड़ा सांवला पड़ जाता है, ठीक है ना। किसके वजह से, आपका मेलेनिन के वजह से। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किससे होता है। तो पीनियल ग्लैंड से होता है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। रात व अंधेरे में किस हार्मोन का श्रवण अधिक होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का। रात व अंधेरे में किस हार्मोन का श्रवण अधिक होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का श्रवण अधिक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन एवं उनके कार्य। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार है आपका स्रावित हार्मोन है और इधर आपका उसका कार्य। तो वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है। यह शरीर की वृद्धि अर्थात हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से भीमकाय गिगेंटिज्म या एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रॉपिक जो हार्मोन है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्रावित होगा ना तो क्या होगा, शरीर एकदम पूरा भीमकाय हो जाएगा, शरीर विशाल हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी वजह से, वृद्धि हार्मोन अगर बहुत ज्यादा स्रावित हो रहा है उस कंडीशन में। और इसके अल्प स्राव से बौनापन ड्वार्फिज्म हो जाता है। यानी अगर कम स्राव होगा इसका, बोले तो वृद्धि हार्मोन कम स्राव होगा तो लोग बौनापन का शिकार हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा शराब हो गया तो भीमकाय का शिकार हो जाएगा। भीमकाय बोले तो एकदम विशाल बहुत बड़ा शरीर हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्प शराब के कारण क्या होता है, बौनापन एकदम भुटवा हो जाएगा, ठीक है ना, नटुरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, थायरोट्रोपिफ या थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायरोट्रोपिफ या थायराइड प्रेरक हार्मोन, यह इसका क्या कार्य होता है, यह थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीप्त करता है, ठीक है। अगला देखते हैं एड्रीनोकार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, इसको ACTH हार्मोन भी कहा जाता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। तो ACTH हार्मोन का क्या कार्य है, चलिए देखते हैं। यह अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। अगला देखते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, इसका क्या कार्य है, यह जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का कार्य क्या है बताइए, यह जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। यह 2 प्रकार का होता है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। कौन कौन होता है चलिए देखते हैं। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, इसको FSH हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, पुरुष में आपका शुक्रजन का उद्दीपन और स्त्री में अंडाशय से अंडोत्सर्ग का उद्दीपन करता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH हार्मोन भी कहा जाता है। नर हार्मोन टेस्टेरोन का स्राव, उसके बाद मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव। मादा हार्मोन आपका एस्ट्रोजन का स्राव और नर टेस्टोस्टेरोन आपका कौन, टेस्टोस्टेरोन बोले तो ये नर हार्मोन, मादा हार्मोन आपका कौन सा होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का क्या कार्य है, नर हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन का स्रावन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन करता है। अगला देखते हैं दुग्धजनक हार्मोन। दुग्धजनक हार्मोन को हम लोग LTH हार्मोन भी कहते हैं। इससे कार्पस लूटियम का स्राव होता है। इससे किसका स्राव होता है? कार्पस लूटियम का स्राव होता है। अगला है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन का क्या कार्य है? मानव में यह हार्मोन त्वचा पर चकत्ते, है ना, फूल जाता है थोड़ा, चकत्ते तथा तिल पड़ने को प्रेरित करता है। जंतुओं एवं पक्षियों में यह हार्मोन मिलेनिन वर्णक के कणों को फैलाकर त्वचा को रंगीन बनाता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। वेसोप्रेसिन या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इसको ADH हार्मोन भी कहते हैं, वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करता है। रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ कर रक्त दाब बढ़ाता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है। जो शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है ये हार्मोन, ADH हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से उदक में या डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग हो जाता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है? प्रसव पीड़ा व दुग्ध स्राव में सहायता करता है आपका ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन। अगला पर देखते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि में कौन से हार्मोन का स्राव होता है? थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो थाइमोसिन का स्राव होता है, थाइमिन 1 और थाइमिन 2। किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबुलिन का स्रवण होता है? तो अवटु ग्रंथि से स्रवण होता है। किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबुलिन का स्रवण होता है? अवटु ग्रंथि से स्रवण होता है। अगला है किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे ये आपका अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि मौजूद होता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। अगला बढ़िए। थायरॉक्सिन क्या है आपका? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को उत्तेजित करता है? तो TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। त्वचा में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अवटु वामनता, क्रेटिनिज्म हो गया ना। तो बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अवटु वामनता रोग होता है। अवटु वामनता रोग के क्या लक्षण होते हैं? 30 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति, 30 वर्ष वाला उम्र वाला जो वयस्क व्यक्ति होगा ना, 4 से 5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है, यानी बुढ़ा हो जाएगा, बच्चा ही रहेगा। अगला है यौवना अवस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मिक्सिडीमा रोग होता है। यौवना अवस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा रोग होता है। मनुष्य में लंबे समय तक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अगला है भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। घेघा या फिर ग्वाइटर रोग बोल सकते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, फूल के सूज बहुत बड़ा हो जाता है, गला के पास फूल जाता है। अगला देखते हैं घेघा रोग। ग्वाइटर से संबंधित सही तथ्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कमी होती है। जो पहाड़ी वाला इलाका होता है ना, तो उसके भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। अगला है लेवोथायरॉक्सिन क्या है? थायराइड हार्मोन की दवा है। थायरॉक्सिन क्या है आपका? थायराइड हार्मोन का दवा है।
पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियमित करती है। कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? आपका परावटु ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? परावटु ग्रंथि। इसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन, पैराथायराइड। उपरिवृक्कीय ग्रंथि, उपरिवृक्कीय ग्रंथि या सुप्रारिनल ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। उपरिवृक्कीय ग्रंथि या सुप्रारिनल ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अव्यवस्था में कौन से हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है? एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन को एड्रीनिन व एपिनेफ्रिन भी कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। अगला बढ़िए, लरो या उरो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन के अल्पस्रावन व अतिस्रावन से होने वाले प्रमुख रोग के बारे में चलिए देखते हैं। अल्पस्रावन के कंडीशन में आपका एडिशन रोग होगा। अल्पस्रावन के कंडीशन में क्या होगा? एडिशन रोग होगा। और अतिस्रावन के कंडीशन में आपका कुशिंग रोग होता है। एडिशन रोग में क्या होता है? रुधिर दाब कम हो जाता है, सोडियम एवं जल का अत्यधिक उत्सर्जन अर्थात निर्जलीकरण होता है, चेहरे, गर्दन व त्वचा पर चकत्ते उग जाते हैं। अगला है कुशिंग रोग। कुशिंग रोग के अंतर्गत क्या होता है? आपका शरीर में सोडियम व जल का जमाव अधिक हो जाता है, जिससे हड्डियां अनियमित हो जाती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, एड्रीनल हार्मोन का जब बहुत ज़्यादा स्राव होगा, अतिस्राव से तो कुशिंग रोग होता है। अगर कम स्राव होगा, अल्प स्रावन होगा तो एडिशन रोग होता है। अगला देखते हैं कौंस रोग। अल्प स्राव से कौंस रोग भी होता है। कौंस रोग के कंडीशन में क्या होता है? यह सोडियम व पोटेशियम की कमी से होता है, जिससे पेशियों में अकरण आ जाती है। पेशियों में क्या आ जाएगा? अकरण आ जाएगा। इसके अधिकता से क्या होता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन की अधिकता से ज़्यादा स्राव होगा तो ये रोग होता है आपका एड्रीनल विरिलिज्म ये रोग होता है। इसमें स्त्रियों में पुरुष जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे चेहरे पर दाढ़ी व मूछों का आना, आवाज़ मोटी हो जाना, बांझपन इत्यादि। वो किसकी वजह से होता है? आपका एड्रीनल हार्मोन के ज़्यादा स्रावन से होता है। कौन सा रोग होता है? एड्रीनल विरिलिज्म रोग होता है। इस रोग में इसमें स्त्रियों में पुरुष जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूछ उग जाएगा, है ना, और आवाज़ मोटी हो जाएगा और बांझपन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पर बढ़िए, पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन वाहिलिंगो बालों के आने व यौन आचरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? लिंग हार्मोन द्वारा होता है। ये नर हार्मोन एड्रोजन्स व मादा हार्मोन एस्ट्रोजन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, कौन सी कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है? लेडिंग कोशिका करता है। लेडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है? लेडिंग कोशिका करता है। पुरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। मानव शरीर के संदर्भ में सही तथ्य के बारे में चलिए देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन क्या होता है? बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। अगला है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवीर ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म मात्रा में, न ये के बराबर समझिए। अगला है प्रतिबल के कारण अधिवीर ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है।
अगला चलिए देखते हैं, स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल निकल जाते हैं? तो एंड्रोजन्स हार्मोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन के कारण होता है, एंड्रोस्टेरॉन के कारण। तो स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल निकल आते हैं? तो एंड्रोजन्स हार्मोन्स के कारण होता है ऐसा। तो इसका कारण क्या आपका? डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन के कारण। अगला देखते हैं, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। माँ बच्चे में जो प्यार होता है ना इतना ज़्यादा, वो किसकी वजह से कारण होता है? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। कौन सा हार्मोन शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन को प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला देखते हैं, महिलाओं में पाए जाने वाले प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन कौन है? इसको देख लीजिए। एस्ट्रोजन हार्मोन यह स्टेरॉइड होता है, ये स्टेरॉइड होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। यह यौवनावस्था में यौन लक्षणों को प्रदर्शित करता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है। गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। अगला है रिलैक्सन हार्मोन, ये रिलैक्सिन होगा। रिलैक्सन हार्मोन क्या होता है? बच्चे के जन्म में सहायक होता है, आपका रिलैक्सन हार्मोन। अगला, लड़कियों में मासिक चक्र का पहला बार आना क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है। और सबसे लास्ट में जब खत्म होता है 40-45 साल के एज में, तो उसको हम लोग मोनोपॉज कहते हैं, और स्टार्टिंग होता है उसको मेनार्की कहते हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। इससे आपका हार्मोन भी स्राव होता है और एंजाइम भी स्राव होता है। अगला, अग्नाशय ग्रंथि के बहिःस्रावी भाग से किसका स्रावन होता है? पाचक रस का स्रावन होता है। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग में विशिष्ट भाग की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग में विशिष्ट भाग की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट पर बढ़िए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की खोज किसने की थी? तो चिकित्सा शास्त्री पॉल लैंगरहैंस ने की थी। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव क्या है? एक पेप्टाइड या प्रोटीन है। एक पेप्टाइड या क्या है? आपका प्रोटीन है। मधुसूदनी इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिक को क्या किया गया था? पुरस्कार दिया गया था इंसुलिन की खोज के लिए। अगला है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता, जिंक पाया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय है? बोले तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद कर दे तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देगा ना, तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डायबिटीज मेलिटस नामक रोग के संबंध में सही तथ्य के बारे में चलिए देखते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। डायबिटीज मेलिटस नामक रोग के कारण आपका क्या होगा? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ग्लूकोज मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्र पतला हो जाता है और मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे बहुमूत्रता की अवस्था उत्पन्न हो जाता है, यानी लोग बहुत जल्दी 5 मिनट जाने लगेगा, ठीक है ना। तो किसकी वजह से? इंसुलिन का स्राव बंद हो जाएगा उस कंडीशन में।
लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य के बारे में चलिए देखते हैं। इधर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कोशिकाएं हैं आपका, और इसका इधर कार्य है स्रावित हार्मोन है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन स्राव होता है। यह यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह ऊतकों में ग्लूकोज के उत्पादन में भी क्या होता है, सहायक होता है। अगला देखिए बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से क्या होता है, क्या स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। यह एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है। इंसुलिन के अति श्रावण से आपका हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे शरीर में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप जनन क्षमता, दृष्टि ज्ञान कम व अधिक थकावट महसूस ये सब होती है जब ज़्यादा स्रावित होने लगे। अगला है सिग्मा कोशिका या फिर गामा कोशिका, है ना। तो गामा कोशिका से आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होता है जो पचे हुए भोजन में स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा कोशिका से क्या होता है, हार्मोन स्राव होता है और इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अल्फा कोशिका से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन स्राव होता है, ठीक है ना। बीटा कोशिका से आपका इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है, और गामा कोशिका से आपका कौन सा हार्मोन स्राव होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्राव होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए। मोम जैसा पदार्थ जो शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद एंडोर्फिन होती है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक दवा होती है। एंडोर्फिन क्या होती है, प्राकृतिक दर्द निवारक दवा होती है। टैक्सोल क्या होता है, कैंसर रोधी दवा आपका टैक्सोल है। प्रमुख ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन तथा उनके प्रभाव को चलिए देखते हैं। इधर ग्रंथियां और इधर आपका हार्मोन है। जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। ये आपका कौन सा हार्मोन है, ये आपका मादा हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, और अग्नाशय से आपका इंसुलिन का स्राव होता है। अधिवीरी ग्रंथि से कार्टिसोल का स्राव होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। और ये गलत है, अंडाशय नहीं होगा, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टिस। तो पुरुष टेस्टिस, यहाँ पर टेस्टिस होगा, तो आपका टेस्टिस से किसका स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है ना। अंडाशय नहीं होगा, यहाँ पे टेस्टिस लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इससे कौन सा हार्मोन स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है। चलिए देखते हैं विभिन्न हार्मोन व उनके प्रभाव। इधर हार्मोन से उधर इसके प्रभाव है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है आपका, इसका क्या प्रभाव होता है, ये हार्मोन से आपका क्रोध, भय, खतरा के कंडीशन में आपका एड्रेनलिन हार्मोन उस समय बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्रावित होता है। अगर किसी को कुत्ता दौड़ा दिया, किसी को सांड दौड़ा दिया, है ना, एकदम बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया, उस कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। एस्ट्रोजन आपका मादा हार्मोन होता है। अगला इंसुलिन आपका ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है ना। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो इंसुलिन आपका ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। अगला है फेरोमोन क्या है, तो ये कीटों को क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है। गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। जो भी कीट पतंग होता है ना, तो गंध के बोध से क्या करता है, अपने साथी को आकर्षित करने का काम करता है। तो फेरोमोन हार्मोन का ये प्रभाव है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा हार्मोन अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है, तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन।
किस में हार्मोन्स अनुपस्थित रहते हैं? जीवाणुओं में हार्मोन्स क्या होता है आपका? अनुपस्थित होता है। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? कीटों में। फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? कीटों में। ये कीटों द्वारा उत्सर्जित गंध युक्त व वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने में सहायता मिलती है ना। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन नाम की सुई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। साइटोकाइनिन क्या है? क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है ये। कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फल को पकाता है? एथिलीन। कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फल को पकाता है? एथिलीन। गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पौधों में पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। चलिए खत्म हो गया। अगला हम लोग चैप्टर पर बढ़ते हैं, जनन एवं भ्रूणीय विकास। अगला चैप्टर कौन सा है आपका? जनन एवं भ्रूणीय विकास के बारे में चलिए देखते हैं हम लोग। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक लिंगी प्राणी। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक लिंगी प्राणी है। पुरुषों में पाया जाता है एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, टेस्टिस एक जोड़ी पाया जाता है। पुरुष शुक्राणु पुरुष शरीर में कितने दिन तक जीवित रहता है? 30 दिन तक जीवित रहता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? तो सामान्यतः 48 से 72 घंटे तक। स्त्रियों में पाया जाने वाला एक जोड़ी अंडाशय, ओवरीज, स्त्रियों में पाया जाता है कि आपका एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को किस नली में निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है? निषेचित करता है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया आपका अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। जहां पर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित डिप्लॉइड होता है, जो कि क्या होता है? द्विगुणित डिप्लॉइड होता है। अगला पॉइंट क्या आपका? कौन पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? निषेचित अंडा करता है। कौन पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? निषेचित अंडा भंग करता है। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज किस विभाजन क्रिया द्वारा विभाजित होने लगता है? तो आपका समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज किस विभाजन क्रिया द्वारा विभाजित होने लगता है? तो आपका समसूत्री विभाजन क्रिया द्वारा विभाजित होने लगता है। संतान निर्धारण से संबंधित सही तथ्य के बारे में चलिए देखते हैं। स्त्रियों में 2X यानी XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में पुरुष की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है ना। तो संतान की लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? पुरुष की प्रमुख भूमिका होती है। XX गुणसूत्र से बालिका व XY गुणसूत्र से बालक संतान का जन्म होता है। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन, बाहरी दबाव व धक्कों से रक्षा करती है? तो आपका उल्व, एमनियन, उल या फिर एमनियन कह सकते हैं। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन, बाहरी दबाव व धक्कों से रक्षा करती है? उल्व, एमनियन कह सकते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो सामान्यतः चतुर्थ पंचम सप्ताह में, 4 से 5 सप्ताह में, 4 से 5 सप्ताह में। भ्रूण के 5वें सप्ताह तक किन तीन जेनरिक स्तरों का निर्माण हो जाता है? एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। भ्रूणकाल फीटल पीरियड का समय क्या होता है? तीसरे महीने से जन्म तक का समय भ्रूणकाल कहलाता है। तीसरा महीना से लेके जन्म तक का समय क्या कहलाता है? भ्रूणकाल कहलाता है, फीटल पीरियड कहलाता है। भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? भ्रूण का पोषण जरायु, कोरिन बोले तो एमनियन या अपरा, प्लेसेंटा द्वारा होता है। नाभि, अपरा बोले तो नाभि द्वारा होता है, प्लेसेंटा द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं। बच्चों के जन्म का आदर्श समय होता है आपका 266 दिन या 38 सप्ताह, 38 से 39 सप्ताह होता है, यही होता है, ठीक है। 266 दिन, 38 से 39 सप्ताह, और कहीं 270-71 दिन भी रहता है। तो ये आपका 66 दिन एवरेज मान के रखिए, और 38 से 39 सप्ताह एवरेज है ये।
लेकिन आपका बोला है बच्चे के आदर्श समय कितना होता है जन्म का, 266 दिन 38 सप्ताह। अगला चैप्टर पर चलते हैं हम लोग, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और ख़त्म करते हैं इसको भी एक ही साथ। चलिए, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, वेरिएशन का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है ना। अनुवांशिकी और अनुवांशिकता दोनों अंतर है, ठीक है ना। अनुवांशिकी अध्ययन बोले तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। लेकिन माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला पॉइंट पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मुख्य गुणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है ना। अगला पॉइंट, किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज की थी। किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करती है? तो मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना था? क्योंकि उनमें विषम दिखने वाली गुण होती है ना, उसमें विषमता बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बीज में भी वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है ना, और पौधा में पाया जाता है, विषमता बहुत ज़्यादा दिखता है उसमें। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी गुणों को चुना, जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे के गुण को दबाने की क्षमता रखता था? तो 7 जोड़ी। कितना जोड़ी पर इन्होंने प्रयोग किया था? 7 जोड़ी। मेंडल ने गुणों के जोड़ों में से प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी में बड़े अक्षर तथा अप्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के छोटे अक्षर, है ना, अंग्रेजी के किस अक्षर में उन्होंने किया था? छोटे अक्षर। किस अक्षर में व्यक्त किया था? तो छोटे अक्षर में। तो लंबे वाला को आपका बड़ा अक्षर में और बड़ा वाला को आपका कैपिटल टी में और छोटा वाला को स्मॉल टी में व्यक्त किया था। अगला चलिए देखते हैं, लक्षण सारणी। इधर है आपका लक्षण, इधर है आपका प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। इधर है बीजों की आकृति। बीजों की आकृति की बात करते हैं तो प्रभावी गुण क्या था? गोल चिकना बीज, और अप्रभावी गुण था झुर्रीदार बीज। बीजपत्र का रंग पीला बीजपत्र, और अप्रभावी गुण था आपका हरा बीजपत्र। पुष्प का रंग आपका लाल था, और इधर अप्रभावी में क्या था? आपका सफेद था। पुष्प की स्थिति आपका कक्षस्थ था, और इधर आपका अग्रस्त था। फली की आकृति चिकनी थी, और इधर अप्रभावी में संकीर्णित थी। फली का रंग आपका हरा था, अप्रभावी में पीला था। पौधों की लंबाई कितना था? आपका लंबा था, और इधर बौना था। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था? 7 जोड़ी को अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया था। प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए कितने कारक होते हैं? तो 2 कारक होते हैं। समयुग्मजी बोले तो होमोजाइगस, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस। समयुग्मजी किसे कहते हैं? जनन कोशिका के दोनों कारक समान हो। समयुग्मजी किसको कहा जाता है? जनन कोशिका के दोनों कारक क्या हो? समान हो। विषम युग्मजी किसको कहते हैं? तो जनन कोशिका के दोनों कारक क्या हो? असमान हो। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला था आपका प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो गार्डेन जीवधारी का प्रयोग किया था। गार्डेन पी मटर का क्या किया था? प्रयोग किया था। मटर पादप को प्रयोग किया था। अगला है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो एक संकरण के आधार पर दिया था। मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित था? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पर आधारित था। अगला देखते हैं, मेंडल के नियम कब लागू होते हैं? तो जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं या प्रजनक होते हैं। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी डोमिनेंट कहलाता है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंश के पौधों को किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? स्वपरागन द्वारा प्राप्त किया था। अगला पॉइंट पर बढ़िए। एक संक्रिय क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? आपका 3:1 होता है। 3 गो लंबा, 1 बौना। एक संकरीय अनुपात में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? आपका 1:2:1 होता है। 1 शुद्ध लंबा, 2 मिश्रित लंबा, 1 शुद्ध बौना। अगला देखते हैं, द्विसंकरीय क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। विशेषता देखते हैं। विशेषता, मटर के एक पौधे में कौन अप्रभावी गुण होता है? झुर्रीदार बीज एक अप्रभावी गुण होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 2 जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है ना, आपका 2 हो जाएगा। यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कौन सा समलक्षणी पौधा होगा? बौना और क्या हो जाएगा आपका? गोल, है ना। ये स्मॉल है तो क्या हो जाएगा आपका? बौना, और आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गोल को दर्शाता है। अगला देखते हैं, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले थे? तो 315 बीज थे। पुनेट स्क्वायर क्रॉस में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कराया जाता है आपका कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो 4 बनेंगे। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो जीन कहलाते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? 1884 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। आनुवांशिकी की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत मानव जाति के आनुवांशिक नियमों का अध्ययन किया जाता है? सोजन्निकी कहा जाता है इसको, एग्निक्स कहा जाता है इसको। अगला सोजन्निकी, एग्निक्स का जनक किसे कहा जाता है? सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। सोजन्निकी का जनक किसे कहा जाता है? सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा का योगदान होता है। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 23 जोड़ी। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? आपका 23 जोड़ी होती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित व स्थिर, कांस्टेंट। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 23। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 23। मनुष्य में कौन सा पुरुषों के यौन
गुणसूत्रों के समूह में होता है आपका XY होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? आपका XY उत्तरदायी है। अगला चलिए, मानव में नर युग्मक से गुणसूत्र का वाहक कौन होता है? आपका या तो X या Y गुणसूत्र। मानव में नर युग्मक से गुणसूत्र का वाहक कौन होता है? या तो X या Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। एक मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। मानव में अनिषेचित अंडे में क्या होती है? मानव में अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? केवल X गुणसूत्र होते हैं। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। ठीक है, अगर आपका वही जो कि बालक होगा ना तो 44 गुणसूत्र प्लस XY होगा। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम्स कहाँ से प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? आपका आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? आपका DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स द्वारा ले जाए जाते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। जीन क्या है? जीन की बात करते हैं तो DNA का एक क्या है? भाग है। जीन क्या है? DNA का क्या एक भाग होता है। एक जीन का गठन कौन करता है? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक जीन का गठन करता है। DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में खोज की थी। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई थी 1953 ईस्वी में। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? समजीनी कहते हैं। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा मौजूद होती है आपका DNA में। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल बनाती है? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल बनाती है? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो आपका टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका DNA उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो DNA उत्तरदायी है। DNA को प्रमुख रूप से किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है? नाभिक में। किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है? नाभिक में संग्रहित किया जाता है। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जीन कहा जाता है। प्रजनन के दौरान DNA का मूल कार्य क्या होता है? DNA कॉपी बनाना। प्रजनन के दौरान DNA का मूल कार्य क्या होता है? DNA का कॉपी बनाना। DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोटेशन कहा जाता है। जीन के किस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहा जाता है। किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? एक्सरे तकनीक से जो काम कर रहा है ना तो उसको DNA परिवर्तन में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, एक्सरे वाला आदमी। अगला है, सामान्य कोशिकाओं में DNA से RNA तक आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। RNA एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? mRNA का निर्माण होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है। जीन उत्परिवर्तन
का क्या कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। मैकलिंटॉक ने किया था। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन्स का चित्रण से है। एक गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? एक गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। बहुगुणिता परिवर्तन होने पर क्या होता है? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। बहुगुणिता परिवर्तन होने पर क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। अगला देखते हैं, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर गुणसूत्र में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो सेंट्रोमियर होता है। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर गुणसूत्र में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। इस प्रकार से हम लोग आज 2-3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पोषण न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे।